हेलो एवरीवन। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मतलब हीट, राइट, और डायनामिक्स मींस मोशन। थर्मोडायनामिक्स के इस चैप्टर में आप हीट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, या फिर बेसिकली वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने वाली चीजों को पढ़ा जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम है। लेट मी टेल यू, इट इज आइसोलेटेड। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमने आइडियल गैस फिल कर दिया, तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो अपना नॉर्मल रैंडम बिहेवियर शो करेंगे। दैट मींस दे विल बी इन रैंडम मोशन ऑलवेज। अब अगर किसी एक्सटर्नल मींस से आपने इसे कुछ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी दे दी, उस सिस्टम को आपने बाय सम एक्सटर्नल मींस आपने थर्मल एनर्जी दे दी, तो अब क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जैसे ही आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ थर्मल एनर्जी आ गई, तो कुछ चेंजेस होंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स में दिखाई देंगे। अब ये जो चेंज इन बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, इसको बोल दिया गया अंदर की बात, अंदर की एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ओके, और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जो कि एज अ आउटपुट दिखाई देगा। फाइन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सबसे आइडियल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, व्हिच सेज heat given to the system, thermal energy given to an isolated system will be equal to change in internal energy plus some amount of work done. इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप खाना खाए और जो फूड हमने इनटेक लिया है वो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी स्टोर के फॉर्म में है, और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम वर्क डन कर रहे हैं। करेक्ट? अच्छा, यही चीज नॉर्मल आइसोलेटेड सिस्टम के साथ भी हुआ। ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस कहने का मतलब ये कि कभी कभी जो भी हीट एनर्जी, जो भी थर्मल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम को दे दिया गया, हो सकता है कि वो सारा थर्मल एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाए, वर्क डन उसमें जीरो हो गया। मतलब आपने जितना भी खाना खाया वो आप और कोई वर्क डन नहीं किया और आराम से सो गए, भाई आपके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, राइट। दूसरा फॉर्म ये हो सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में थर्मल एनर्जी आई और जितनी भी थर्मल एनर्जी आई उसकी वजह से वर्क डन हो गया, मतलब जितना भी आप खा रहे हो उतना ही मेहनत कर रहे हो तो उतना ही वर्क डन हो गया। सो दीज टू केसेस आर एक्सेप्शनल, एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। जितना भी थर्मल एनर्जी मिला वो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा वर्क डन में होता है। एक्सेप्शंस वाइज अगर हम देखें तो अगर थर्मल एनर्जी दे दी गई तो हो सकता है सारा का सारा थर्मल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर सारा का सारा थर्मल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है। सो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। और इस टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीता कायस्थ और आज हम एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। इफ आई से एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब इसका मैंने सबसे पहले कंडीशन बता दिया कि भाई देयर इज नो हीट एक्सचेंज, क्यू एक्सचेंज इज इक्वल टू जीरो। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट नहीं जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में भी कोई हीट नहीं आ सकता, राइट। अच्छा, so if I say adiabatic process, so let me first define you. It is a thermodynamic process in which heat energy और heat exchange, आप इसको फॉर्म कर सकते हो, this is heat exchange between system, heat exchange between system and surrounding does not take place, है ना। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज है वो नहीं होने वाला।
राइट। अच्छा, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पुट करें, देन वी हैव द इक्वेशन Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, है ना। लेकिन यहाँ पे हीट एक्सचेंज ही नहीं है, मतलब आपका यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 है। अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आ जाएंगे, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, भाई ये हमारा एक फॉर्म बन गया, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो ओके, अब इस पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक तो ये पढ़ ही लिया होगा कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में कब होता है, इफ आई से प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन, है ना। कभी अगर ऐसा हुआ कि फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब फाइनली जो वॉल्यूम था इनिशियल वॉल्यूम से अगर वो ज्यादा है, तो हमारा जो वर्क डन का साइन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, है ना, इट विल बी पॉजिटिव वर्क डन। और ये कब होता है, दिस हैपेंस इन केस ऑफ एक्सपेंशन, भाई जब एक्सपैंड करती है सिस्टम तभी हमारा वर्क डन पॉजिटिव होता है, राइट। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन वी कैन से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, भाई हमारा वर्क डन अभी पॉजिटिव है। दूसरा फॉर्म देखते हैं, इफ आई से वर्क डन इज नेगेटिव, अगर हमें वर्क डन नेगेटिव चाहिए, मतलब वही कंसेप्ट होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V जो फाइनल होगा दैट इज लेस देन इनिशियल, है ना। ये कब होगा, दिस इज अ केस ऑफ कंप्रेशन, जब आप कंप्रेस कर रहे हो सिस्टम को, देन ओनली यू गेट नेगेटिव वर्क डन, राइट। अच्छा, अगर नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन के बारे में अगर हमें आइडिया लग गया है, तो फिर इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि क्या हो गया। लेट्स सपोज हियर इज अ कंटेनर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, भाई कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, मतलब उसके जो एडियाबेटिक प्रोसेस को अंडरगो करने वाले जो कंटेनर्स होंगे, जो सिस्टम होगा, इट हैज टू बी इंसुलेटेड। अगर कोई बॉडी इंसुलेटेड होगा तभी तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि हमारा थर्मस होता है, थर्मस में क्या होता है, गर्म पानी डाल दो तो फिर वो 12 घंटे तक वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहता है, क्यों, क्योंकि उसके जो वॉल्स होते हैं वो आइसोलेटेड रहते हैं। सो यू कैन कंसीडर कि थर्मस का जो केस है दैट इज अ केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी वही देख लेते हैं, यहाँ पे हमने कंसीडर एक कंटेनर लिया और कंटेनर के वॉल्स को हमने इंसुलेट कर दिया है, इट इज इंसुलेटेड नाउ। और अगर हमने इसको इंसुलेट कर दिया है और एक एंड में हमने ऐसे किया कि दिस इज अ पिस्टन, ये हमने भाई एक पिस्टन इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अजम्पशन है कि दिस पिस्टन शुड बी फ्रिक्शनलेस, ये हमारा अभी फ्रिक्शनलेस हो जाना चाहिए, ओके। इसके अंदर हम फिर से वही आइडियल गैस फिल कर देंगे, देयर इज नो वैक्यूम, यहाँ पे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। पहला कंडीशन देखते हैं ये वाला, इफ आई से एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ये वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा कंडीशन है, ये ये हमारा पिस्टन है, करेक्ट, और यहाँ पे वही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नाउ सी, ये हमारा हो गया फाइनल वॉल्यूम का कंडीशन, राइट। सिचुएशन को समझे कि जैसे ही हमने सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स को हमने फिल कर दिया, इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स के लिए उनके रैंडम मोशन के लिए जो स्पेस था वो कम था। अभी एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ है कि उनका जो रैंडम मोशन का स्पेस है वो कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है ना। अगर वो बढ़ गया है तो फिर आप ये समझिए कि जो एयर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गेटिंग इनफ टाइम टू कोलाइड, उनके बीच में जो कोलिजन हो रही होगी वो काफी कम होगी। सो ओवरऑल उनका जो थर्मल एनर्जी का लेवल होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया होगा, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट कोलाइडिंग, नो फ्रिक्शन, नो हीट, नथिंग,
राइट। सो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं they are not colliding that frequently and that is why the temperature has decreased. So we can say final temperature is less than initial temperature, right? And that is why since temperature is decreasing we can say that internal energy U is decreasing. भाई internal energy जो molecules का था वो भाई कम हो गया है ना। अगर वो कम हो गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन अगर हमें चाहिए, वर्क डन हमारा पॉजिटिव था और इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी मतलब हम तभी देखेंगे एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, रैंडमनेस का बिहेवियर को हम इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। तो अगर उनका रैंडम मोशन कम हो गया मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो गई है। सो इंटरनल एनर्जी हैज डिक्रीज्ड, नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका रिवर्स समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक कंटेनर है, इट इज इंसुलेटेड बाय ऑल साइड और इसको हमने एक पिस्टन से यहाँ पे सील कर दिया और वही है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस हमने फिल कर रखा है प्रीवियसली। तो यहाँ पे सिचुएशन देख लीजिए, इसका इनिशियल वॉल्यूम VI है, ठीक। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हम some work is being done on the system, system मतलब यहाँ पे गैस की बात हो रही है। हमारा जो फाइनल वॉल्यूम होगा ना, it should be less than the initial volume। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इस पिस्टन को हमने लिया, इसको हमने ऐसे लॉक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मैंने इंडिकेट कर दिया, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है इट शुड बी लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम, ये बात हो रही है ना। अच्छा, तो इसीलिए हमने कंप्रेस कर दिया। अब अगर कंप्रेस कर दिया तो देखो भाई, इनिशियली इस कंडीशन में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स के पास काफी जगह था फॉर देयर रैंडम मोशन, लेकिन अभी स्पेस कम हो जाने की वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो बढ़ गई है ना। इधर आ रहे हैं टकरा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं टकरा रहे हैं, जगह कम पड़ गया तो भी टकराना तो ऑब्वियस है ना। अगर उनके जो कोलिजन है अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो अब क्या होगा, अब उनका हीट, उनका जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ गया होगा, मतलब उनकी जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे बढ़ गई होगी। वाई? बिकॉज देखिए भाई, हर बार टकरा रहे हैं तो हीट तो होगा ही, है ना। तो फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, हम ये बोल सकते हैं, है ना। देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। टेम्परेचर अगर कम होता तो फिर इंटरनल एनर्जी कम होती। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है तो इंटरनल एनर्जी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोलाइडिंग सो मच। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनल एनर्जी है दैट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। वर्क डन इस केस में था नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारा हो गया पॉजिटिव, है ना। तो यही तो हमारा कंसेप्ट है कि इफ वर्क डन हम नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क डन इज डन, तो फिर इन दैट केस फिजिक्स में हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। कंप्रेस अगर हो गए मॉलिक्यूल्स तो फिर उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। बट इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस अगर एक्सपेंशन हुआ है, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो फिर इंटरनल एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, राइट। अच्छा चलो, इस ये चीज अगर हो गया तो फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी अदर टॉपिक, ठीक है। अब बात ये होती है कि ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन इंटरनल एनर्जी इनके बीच में रिलेशन तो पता लग गया, लेकिन ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता कब है, हाउ टू अटेन दिस प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस अगर वो बहुत ही सडन है, बहुत ही क्विक है, चुटकी में हो रहा है, देन दैट विल बी एन एडियाबेटिक प्रोसेस। सो ये आप नोट्स में लिख दें, क्विक प्रोसेस देख लो, फास्ट लिख लो, सडन लिख लो, ये सारे प्रोसेसेस को बोला जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन में बहुत बार मेंशन नहीं किया जाता है व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस और द प्रोसेस अंडरगोइंग दिस एंड दिस इज एडियाबेटिक, मेंशन नहीं किया जाता है, बट वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि द प्रोसेस हैज सडन एक्सपेंशन टू हैज टेकन प्लेस और सडन कंप्रेशन हैज टेकन प्लेस। अगर वैसा कुछ बोल रहा है मतलब समझ लीजिए भाई एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, करेक्ट। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है
PV to the power gamma is equal to constant. ठीक है, PV to the power gamma is equal to constant. यहाँ पे आपका जो गामा का वैल्यू होगा, दिस इज, आप लोगों को पता होगा, इट इज CP by CV. ये हमारा रेशियो होता है CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसके वैल्यूज आपको पता रहने चाहिए. इफ आई से मोनोएटॉमिक, अगर एक मोनोएटॉमिक गैस है तो फिर गामा की वैल्यू हो जाती है 5/3. इफ इट इज अ डाईएटॉमिक गैस देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/5. ठीक है, और इफ इट इज ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक ऐसे कुछ बोला गया है तो फिर इसकी वैल्यू हम लेते हैं 4/3. ये जनरल वैल्यूज हैं. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है गामा का वैल्यू तो फिर आप इन्हीं वैल्यूज को पुट करें. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन में दे दिया है 5/7 और ऐसे कोई गामा के वैल्यू मेंशन्ड है तो फिर आप वही वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर इनको तो भाई याद रखना ही है आपको. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ लिया, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन पढ़ लिया इन केस ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस. हमने उसका इक्वेशन देख लिया. नाउ नेक्स्ट हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है. इसका ग्राफ क्या है? इफ आई से दिस इज योर वॉल्यूम एंड इस एक्सिस में हमने प्रेशर कंसिडर किया है तो फिर ये ऐसा कुछ कर्व होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ. ठीक है, ये आपका ग्राफ होगा PV टू द पावर गामा. करेक्ट. अच्छा, अब बहुत बार हमें वर्क डन पूछा जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन इन केस ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस. सो पहले तो भाई हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी और इनके साइंस अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, ये तो हमें पता है. लेकिन प्रोवाइडेड अगर प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है तो फिर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट? तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन. ये बहुत ही सिंपल है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं बोर्ड्स में तो इसका ध्यान रखें, बट इट इज इजी. सो हेडिंग दे वर्क डन फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस. अगर एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक इक्वेशन देखना है. ये किसी भी डेरिवेशन में आपको फॉलो करना होता है. सिंपल हो जाएगा इफ यू फॉलो एनीथिंग लाइक दैट, राइट? सो लेट्स से एडियाबेटिक इक्वेशन इज PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? अच्छा, और मुझे क्या चाहिए भाई? हमें चाहिए वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू क्या? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, है ना? अच्छा, कहने का मतलब ये कि लेट्स सपोज हियर इज एन इंसुलेटेड कंटेनर. ठीक है, कवर्ड बाय पिस्टन फ्रॉम अबव. अब ऐसा है कि इट इज हैविंग सम इनिशियल वॉल्यूम V1. ठीक है, इट इज हैविंग सम प्रेशर P. इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर, लेट्स से कि यहाँ पे उसका दूसरा वॉल्यूम हमने कंसिडर किया और कुछ एक्सपेंशन और कंप्रेशन कोई एक प्रोसेस हो रखा है और वो प्रोसेस जो भी होगा देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो उसका हो गया V2. करेक्ट, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ. तो अभी पूछा गया है बताओ भाई व्हाट इज द वर्क डन इन दिस चेंज ऑफ प्रेशर, है ना, चेंज ऑफ वॉल्यूम in this case of adiabatic process. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रेशर का चेंज इन वॉल्यूम हुआ फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग P dV फ्रॉम V1 टू V2, है ना? इफ आई से V1 से V2 अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं देन वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन. सो यहाँ पे हमें P का वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. देखो भाई PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K होता है. सो व्हाट इज P नाउ? दैट इज इक्वल टू K बाय V टू द पावर गामा, है ना? मतलब P के जगह हम लिख सकते हैं K V टू द पावर माइनस गामा, है ना? तो वही चीज हम यहाँ पे भी मेंशन कर लेंगे. Why? Because we have to convert pressure in terms of volume. हमें वो conversion हमें करना था. That is why we have done this thing. So P के जगह हम क्या लिखेंगे? K V to the power minus gamma times dV and it is to be integrated
फ्रॉम V1 से V2, K बीइंग कांस्टेंट, मैंने उसको पहले ही हटा दिया, राइट। अच्छा, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं देन वी विल बी गेटिंग K V to the power 1 minus gamma divided by 1 minus gamma, ठीक है। लिमिट्स दे दिया जाएगा, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ओके। अच्छा, वैल्यूज को पुट करने के बाद वी गॉट K is equal to V2 K by 1 minus gamma times V2 1 minus gamma minus V1 times 1 minus gamma, ठीक है। तो हमें वर्क डन का सबसे पहला एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा multiplied by V2 to the power 1 minus gamma minus V1 to the power 1 minus gamma. अब नेक्स्ट, कुछ अगर चेंजेस कुछ ऐसे हो गए कि क्वेश्चन में प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर के फॉर्म में दे दिया, तो दिस इक्वेशन विल नॉट बी सफिशिएंट, है ना, हमें इसमें और चेंजेस लाने होंगे। अब हमें ये पता है कि वर्क डन और एडियाबेटिक इक्वेशन के हिसाब से PV टू द पावर गामा P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू K, है ना। तो हम ये K की जगह P1 V1 यूज कर सकते हैं, P2 V2 यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में P1 V1 P2 V2 ये सारे इंडिविजुअली अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन होता है ना P1 V1 टू द पावर गामा और P2 V2 टू द पावर गामा, ये सारे सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा दोनों केसेस के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको इधर ले आऊं तो फिर आपको दिख जाएगा, यस, दिस इज इक्वल टू K की जगह V2 यहाँ पे है तो फिर वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। V2 मैं दूसरा कलर लिखती हूँ, यस, K की जगह यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग P2 V2 टू दी पावर गामा divided by 1 minus gamma multiplied by V2 to the power 1 minus gamma, right, minus यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन के लिए चाहिए तो हम इसे लिखेंगे P1 V1 to the power gamma multiplied by V1 to the power 1 minus gamma divided by 1 minus gamma। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को हम और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट जैसे कि ये हो गया हमारा P2 V2 टू दी पावर गामा, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें 1 माइनस गामा गिवन है ना, तो हम V2 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा हमने कॉमन ले लिया और V2 टू दी पावर गामा हमने ऐसा कुछ लिख लिया, बस 1 माइनस गामा को हमने तोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखें तो P1 V1 टू दी पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय V1 to the power 1 divided by 1 minus gamma times V1 to the power gamma, ठीक है। इस यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप जाना है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। V2 to the power gamma V2 to the power gamma cancel, V1 to the power gamma V1 to the power cancel, so the final expression is what, P2 V2 divided by 1 minus gamma, this is equal to, sorry not equal to, minus P1 V1 divided by 1 minus gamma. So this is your expression for work done. भाई ये हमारा next expression आ गया for work done. Work done का next expression ये आ गया, ठीक है। तो this is the second equation for work done. लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा relevant use किया जाता है in terms of temperature. This is also important कि भाई in terms of temperature हम work done को कैसे लिखेंगे। तो since हमने आइडियल गैस अज्यूम किया है तो वी कैन यूज द एक्सप्रेशन ऑफ PV इज इक्वल टू nRT इन दिस केस, राइट। तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू P2 V2 की जगह हम क्या लिखेंगे, nRT2 माइनस nRT1 और दोनों में हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस गामा, राइट। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू nR डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय T2 minus T1, ठीक है। So this is your next equation for work done, ठीक है। This is your next expression for work done। पहला हमारा expression ये था, अब this is the second form, right। तो basically हमने pressure और volume के फॉर्म में work done कैलकुलेट कर लिया और next हमने टेम्परेचर के फॉर्म में भी work done कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस, थियरी तो होता रहेगा और न्यूमेरिकल्स होते रहेंगे, मतलब डेरिवेशंस होते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन।
आज का जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है, वहां के मेंस में आया था। आई विल बी राइटिंग डाउन दी क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी सोचेंगे AIPMT में इतना इजी लेवल का क्वेश्चन आया है। और वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट सोच के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इट इज अ इजी वन, यू जस्ट नीड टू अप्लाई। क्वेश्चन है, a monoatomic gas having pressure P1 and volume V1, pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically. इसको compress किया adiabatically to volume 1/8 of its original volume. So calculate final pressure. पूछा है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा ये बताएं, है ना। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस आर 64 टाइम्स P1, B 16 टाइम्स P1, C ओनली P1, D 32 P1। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करें, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे? हमें ये पता है कि इनिशियली देख लेते हैं, इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, एंड इट इज हैविंग प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 दे रखा है। भाई उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस किया तो वॉल्यूम उसका क्या बन गया? 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V2 इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम V1, ठीक है। कंप्रेशन हुई है, वॉल्यूम उसका चेंज हुआ है। तो व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? भाई फाइनल प्रेशर क्या हुआ ये बताओ, राइट, मतलब P2 पूछा गया है। और P1 तो भाई एक्सप्रेशन मतलब P1 के फॉर्म में ही हमें लिखना है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम इसमें ये लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन हम ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, है ना। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो व्हाट इज P1 एंड व्हाट इज V1? आप ऐसे लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 टू दी पावर गामा। अगर हम ये एक्सप्रेशन पुट करें तो इट विल नॉट बी कंफ्यूजिंग, ये तो नॉर्मल हम ऐसे कन्वर्ट कर दिए, है ना। अच्छा, P1 हमें कैलकुलेट करना है, P2 का हमें सॉरी P1 तो गिवन है, P2 हमें कैलकुलेट करना है, V2 और V1 का रिलेशन हमें पता है। देखिए इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ना, V2 बाय V1 इज इक्वल टू 1/8, इजी, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 इज व्हाट 1/8 टू दी पावर गामा, ठीक है। चलो बढ़िया। अब हमें कंफ्यूजन है कि गामा का वैल्यू हमें नहीं पता। ये मोनोएटॉमिक गैस है, इसका वैल्यू पता, मतलब इसका इन्फो पता है हमें, लेकिन हमें गामा का वैल्यू नहीं आइडिया है। लेकिन मैंने आपको लेक्चर में बताया था, इन केस ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस गामा का वैल्यू होता है 5/3, इट इज 5/3। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू 1/8 टू दी पावर 5/3। फ्रैक्शनल वैल्यू ही याद रखें। अगर आप गामा के वैल्यूज को डेसिमल वाला याद रखेंगे तो फिर गलत तो नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हम इसको और ज्यादा अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5/3, राइट। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1 टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, यही हो जाएगा। सो व्हाट इज P1 बाय P2? P1 बाय P2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, और 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब 2 टू द पावर 5, वही हो गया, राइट। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है? P2 मिला क्या है? P1। So what is P2 in terms of P1? P2 will be equal to 2 to the power 5 times P1, और हम इसे लिख सकते हैं 32 times P1, right? So this is your final answer, 32 times P1। अगर हम ऑप्शन में देखें तो फिर या ऑप्शन नंबर D is correct, ठीक है। ये AIPMT का क्वेश्चन था, भाई बेसिक्स पता हो तो काफी कुछ हो जाता है। ओके, चलो
अब एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एंड इट शुड बी अ गुड, यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, कि इफ वी कंपेयर टू प्रोसेसेस, एक तो होता है आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबेटिक। तो बहुत बार इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि विच वन इज विच ग्राफ। तो ये ध्यान रखें कि इफ इट इज अ वॉल्यूम एंड प्रेशर ग्राफ, तो क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि दिस इज योर कर्व ए, दिस इज योर कर्व बी, ये ए है, दिस इज बी, ठीक है। आइडेंटिफाई विच वन इज एडियाबैटिक एंड विच वन इज आइसोथर्मल, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि इफ इट इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू K, राइट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन। और एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है? PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K, ठीक है। PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन। तो कभी भी अगर आपको ऐसे कर्व्स या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन मिले, तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा, वो होगा एडियाबैटिक। If we are comparing isothermal and adiabatic, then the curve having greater slope will be the adiabatic process। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं इसका कर्व ज्यादा है, सॉरी, ये जो बी है, बी जो ग्राफ है उसका कर्व ज्यादा है, वो ज्यादा स्लोप है उसका, सो दिस विल बी एडियाबैटिक, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा दिस विल बी आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा नहीं था, ये इसका स्लोप कम था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।